हाँ, नमस्कार साथियों। YouTube के लाइव स्ट्रीमिंग में एक बार आज फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज संडे का दिन है, फंडे जिसे कह देते हैं। और आज एक बार में अगर मैं कंफर्म हो लूँ पहले कि आज एक बार और आज शासन व्यवस्था से जुड़ी टॉपिक लेकर हम सभी हाजिर हैं। स्पेशली मैं एक सेकेंड और मैं थोड़ा देर हूँ। दरअसल जो निर्धारित समयावधि होती है वो 8 बजे से लेकर के 8:30 के मध्य 8:15 के आसपास आ जाना, लेकिन आज तकरीबन 1 घंटे देर हूँ। उसके कई कारण हैं, जिसमें एक स्वास्थ्य का बेहतर ना होना, पर कोई नहीं। चलिए, दरअसल आज नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं और आज की जो टॉपिक है वो शासन व्यवस्था से है, जुड़ी हुई है। और जिस क्वेश्चन के साथ आज आगे बढ़ेंगे वो प्रश्न जो है वो दरअसल कुछ इस प्रकार है। विकास और समानता को बढ़ावा देने में सब्सिडी के प्रमुख लाभ और सब्सिडी से जुड़ी जो तमाम समस्याएं हैं वो, यानी कि एक सेंस में कहें तो भारत में जो सब्सिडी है उसको रेशनलाइज करने की आवश्यकता है या नहीं, तार्किक रूप से उसे और भी व्यवस्थित करने की आवश्यकता है या नहीं। शायद ही कोई व्यक्ति होगा भारत में जो सरकार के द्वारा दी जा रही सब्सिडी से लाभान्वित नहीं होगा, शायद ही कोई होगा। मैं अगर ये बात भी कहूँ कि तकरीबन 99.99% लोग लाभान्वित होंगे। अगर मैं परिवार सब जोड़ दूं कि परिवार लाभान्वित, 100% परिवार लाभान्वित होंगे कई स्तरों पे। आज हम ये भी देखेंगे कि सब्सिडी के प्रकार क्या होते हैं। हालांकि जब मैं इसके गहराइयों में जाकर समझने का प्रयास किया तो सब्सिडी के जो कैटेगराइज हैं, जो प्रकार है वो दरअसल 9 से 10 प्रकार के थे, जिसे अंततः मैंने अपनी समझबूझ के आधार पे 2 प्रकार में बांटा। एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। हालांकि जो मैंने अभी डायरेक्ट ये कहा, ये एग्जाम्पल मैंने कह दिया, इसे और भी विस्तार से आगे अभी देखेंगे। इसका मामला लोचा कभी कभी ये हो जाता है, ये कभी कभी ना ऑटोमेटिकली वो वाइब्रेट होने लगता है। खैर, मेरी जो ये स्पाइनल कोड है, दरअसल आई एम गेटिंग पेन बैठे बैठे चेयर पे लाइब्रेरी में, या फिर सर झुकाए हो जाता है। बहरहाल चलिए, मैं आज फिर से एक बार मैं लय में आ जाऊं, इसलिए मैं कह दूं आज की जो टॉपिक है वो दरअसल शासन व्यवस्था से जुड़ी है। और भारत में सब्सिडी को युक्तिकरण विच मीन्स रेशनलाइज किया जाए या नहीं, इस पे हम विचार करेंगे। इसके ऊपर हम तर्क की जो एक समझ है वो विकसित करने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि विकास और समानता को बढ़ावा देने के लिए, इस बात को ना आप हैशटैग लगा दें या फिर कोट कर दें कि जो सब्सिडी है उसका आधार क्या है, यानी लक्ष्य क्या है, विकास और समानता को बढ़ावा देना। उसको संशोधित करने हेतु क्या हम इस प्रकार के कई अन्य चीजों में सुधार कर सकते हैं जिसके माध्यम से जो सब्सिडी है वो और बेहतर तरीके से क्रियान्वित हो सके। तो चलिए, सबसे पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि जो टॉपिक का कोर है, दरअसल वर्ड सब्सिडी, उसका मतलब क्या है, सब्सिडी का मतलब क्या है। तो स्वाभाविक तौर पे जब भी आप देखते होंगे, नाम सुनते होंगे, सब्सिडी शब्द जब भी आपके जहन में आता होगा तो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा दी जाने वाली छूट से कुछ ऐसे शब्द, मतलब कुछ ऐसे ही इमेजिनेशन आपके जहन में, मन मस्तिष्क में उभरती होगी। आपकी जो ये विचार वो बिल्कुल सही है। सब्सिडी का परिभाषा कुछ इस प्रकार दिया जा सकता है कि सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाने वाली आर्थिक लाभ या आर्थिक सहायता है जिसके माध्यम से, किनको दी जाती है दरअसल, हालांकि इसको और ये करें तो पहले, जिसके माध्यम से सामाजिक समानता, आर्थिक विकास को प्रोपर करने के लिए, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। अब ये भी प्रश्न उठता है कि किसे दिया जाता है, तो ये व्यक्ति को, हालांकि व्यक्ति कह दिया तो नागरिक स्वाभाविक तौर पे इसमें जुड़ गया। व्यक्ति हो, कोई बड़ी संस्थान हो, कोई बहुत बड़े कॉर्पोरेट हो, इन तमाम जो भी
युक्त संसाधन या भी साधन है, उनको पीएलआई सब्सिडी के अंतर्गत रखा जाता है। पीएलआई एक उसका एक पार्ट हो गया सब्सिडी का। तो सब्सिडी क्या मैंने देखा कि सार्वजनिक कल्याण, आर्थिक विकास और सामाजिक समानता को बेहतर करने हेतु जो लाभ है सरकार की तरफ से वो दिया जाता है, जिसे हम आर्थिक यानी इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से, इकोनॉमिकल वर्ड में सब्सिडी कह देते हैं। अब एक सवाल, जब आप इसके विस्तार में जाएंगे तो एक बात समझ आएगी, यही कहें तो एक सवाल आपके जहन में आएगा कि हालांकि इसका उद्देश्य क्या है। तो सीधे तौर पे एक शब्द में करना चाहें और कहना चाहें तो जो उत्पाद है, जो प्रोडक्शन है हमारे अर्थव्यवस्था में, उसके लागत कम हो सके, ताकि जो एक सीमांत समुदाय है, सीमांत आप ये कह ले वर्ग है, वो प्रॉपर तरीके से उसका लाभ उठा सके। ठंड हालांकि विगत 2 दिनों से उतना है नहीं जितना अपेक्षित होती है दिल्ली जैसे महानगरों में, विशेष तौर पर दिल्ली में, क्योंकि ये आबद्ध, भौगोलिक रूप से आबद्ध है। आबद्ध मतलब अंग्रेजी क्या कहते हैं उसको, लैंडलॉक, अगर मैं कह दूं लैंडलॉक स्टेट तो चलेगा। ये बाहर क्यों आ जा रहा है, खैर। तो मैं दरअसल अब हम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब सब्सिडी की सबसे पहले हमने ये देखा कि सब्सिडी के उद्देश्य क्या है। तो समाज में आर्थिक विकास यानी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आर्थिक विकास करना, सामाजिक व्यवस्था में जो असमानता है उसको कम करना, इसके लिए हम सरकार जो है वो सब्सिडी देती है। एक उद्देश्य ये भी कहा जा सकता है, जो प्रत्यक्ष रूप से ये चीजें हैं कि जो भी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तु है उसकी मूल्य जो है वो कम हो सके, लेस प्राइस हो सके, ताकि जो ज्यादा से ज्यादा व्यापक वर्ग है उसका उपभोग कर सके। विशेष तौर पे ये सीमांत वर्गों के लिए बेहतर तरीके से उपयोग हेतु एक जेन्युइन प्राइस हो सके, इसके लिए वो की जा सकती है। हालांकि इसे और बेहतर तरीके से आगे बताया जाएगा आज के ही इस सेशन में। खैर, तो सबसे पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि एक चीज और मुझे, खैर मैं आगे में वो है तो मैं पुराना, मतलब अगर दोबारा दोहराऊं तो पुनरावृत्ति वाली कुछ हो जाएगी। चलिए, पहला बिंदु, दरअसल पहला टॉपिक वो ये है कि विकास को बढ़ावा देने और समानता सुनिश्चित करने में सरकारी सब्सिडी के प्रमुख लाभ क्या है। यानी सीधे शब्दों में ये कहें कि सरकार जो सब्सिडी दे रही है उसके लाभ क्या है। एक सेकेंड, लाभ क्या है, दैट्स प्रॉपर। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एक सब्सिडी शब्द है, जो वर्ड है, इसको और बेहतर तरीके से बताया जाना चाहिए था। हालांकि मुझे नहीं लगता ये जरूरत होगी, क्योंकि आप इस बात से अवगत होंगे। एक छोटा सा शब्द है इकोनॉमी की, एबीसी भी अगर आप जानते हो, ए बी तो सब्सिडी आपको पता होगा। बहरहाल, तो आइए हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि विकास को बढ़ावा देने में जो सरकार के द्वारा सुनिश्चित की गई सब्सिडी है उसके लाभ क्या है। इन लाभ के क्रम में पहला लाभ जो है खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना और भूखमरी को कम करना। जब मैं ये डेटा पढ़ रहा था तो मेरी उत्कंठ इच्छा हुई इस बात को जानने को लेकर कि जो हमारे देश में विशेष तौर पे पीडीएस सिस्टम है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके माध्यम से एक बहुत व्यापक स्तर पे भूखमरी को कम करना, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना जैसी क्रियाविधि संपन्न की जाती है। मेरी उत्कंठा ये रही, मेरी क्यूरियोसिटी ये रही कि हालांकि ये थोड़ी सी वो बातें हो जाएगी, पर फिर भी मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा। मतलब दरअसल मेरे जहन में ये रहा कि कितने लोग हैं जिनको मिलता होगा। बहुत पहले मेरे नजरों से गई थी ये तमाम डेटाज, पर मुझे ध्यान में नहीं था। आज मैं देखा तो ये बात पता चला कि जो पीडीएस सिस्टम है, एक और इसके साथ चलता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। जो पीडीएस दरअसल एक कैनवास है, आप कह सकते हो, एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंतर्गत ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चलता है वो ये है। ये बातें कही गई 2024 का डेटा है, सॉरी 23-24 जो पिछला फाइनेंशियल ईयर रहा उसका, कि इसके माध्यम से तकरीबन हमारे देश में 810 मिलियन लोगों को जो राशन है वो उपलब्ध एवं मुहैया कराई जा रही है। 810 मिलियन कहने का ऐसा ही हुआ कि तकरीबन 80 करोड़ के आसपास, हाँ, यानी कि 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को पीडीएस सिस्टम के माध्यम से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही। और ये जो पीडीएस सिस्टम संचालित होती है इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा सरकार का होता है।
जो सब्सिडी के तौर पे काम करता है। जैसा कि आपके घर में भी या फिर आपके आसपास या फिर किसी भी जान पहचान के लोगों के घर में जो कम कीमत पे जो राशन कार्ड दरअसल जिसे कहते हैं राशन कार्ड बना होगा, जिसमें आपको गेहूं, चावल, दाल, तेल जैसी जो मूलभूत खाद्य पदार्थ हैं वो आपको मुहैया कराई जाती है सरकार के द्वारा। वही बातें कही जा रही कि सबसे बड़ा फायदा ये है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है और भुखमरी जो है वो कम होता है। हालांकि ये एक आप मीम क्या या रील कह ले आप, मनोज तिवारी का देखा होगा, जो एक पत्रकार पूछता है कि भुखमरी क्या है, तो तमाम चीजें बताते हैं और अंततः एक डेटा का जिक्र करते हैं जिसमें ये बातें कही गई कि हमारी सरकार जो है 80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाली है। तो पत्रकार कहता है कि आपकी सरकार ये भी कहती है कि फिलहाल हमारी सरकार जो है वो 80 करोड़ लोगों को जो राशन है वो दे भी रही है। इसका मतलब कैसे निकाले आपने? तो ये कॉन्ट्राडिक्ट वहां दिखा, बहरहाल ये बातें वहां रही राजनीतिक रूप से। लेकिन हमें ये समझना है कि वाकई में हमारे देश में जो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो पा रही, विशेष तौर पे यूं कह ले तो भुखमरी की स्थिति जो है संतुलन में है, उसका एक बहुत बड़ा जो ये आप श्रेय कह लो वो है पीडीएस सिस्टम का, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का, जो कि सब्सिडी का ही एक बहुत बड़ा भाग है। और ये मैंने इसमें ये भी लिखा था, डेटा भी लिख कर रहा था कि जो पीडीएस सिस्टम है इसको संचालित करने में सरकार के ऊपर जो वहनीयता है, जो तकरीबन 2.25 करोड़ था, लाख करोड़, आप रफली मान लें तो पीडीएस सिस्टम को संचालित करने में भारत सरकार को तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो एक बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट है। हालांकि सरकार को ये खर्च करना चाहिए नहीं, एक तर्क का विषय है। मौका मिला तो आगे इस बात को भी देखेंगे कि सरकार अगर इतना ज्यादा किसी एक सेक्शन पे अगर खर्च करती है जो कि खाद्य सुरक्षा से संबंधित है, भुखमरी से संबंधित है, तो कहीं ना कहीं हम अन्य चीजों पे जैसे स्वास्थ्य की बात हो, अवसंरचना की बात हो, वहां मैनेज करते हैं, वहां कहीं ना कहीं हम थोड़ी बहुत ये कहे तो बैकफुट पे चले जाते हैं। कुछ ऐसी ही बातें आप मान ले तो ड्रॉबैक के तौर पे है। खैर, दूसरी सरकार के द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी के लाभ में पहला लाभ हमने देखा भुखमरी और खाद्य सुरक्षा का सुनिश्चित होना। दूसरा लाभ क्या है? दूसरा है किसानों को सहायता प्रदान करना, और अगर किसानों को सहायता प्रदान करेंगे तो कृषि उत्पादकता स्वाभाविक तौर पे बढ़ेगी। इसको थोड़ा सा विस्तार में समझने का प्रयास करते हैं कि भारत सरकार के द्वारा जो दी जाने वाली सब्सिडी है विशेष तौर पे कृषि के क्षेत्र में, उसके क्या क्या लाभ हैं, उसके क्या क्या, इसके पीछे के क्या लॉजिक है, वो देखने का प्रयास करते हैं। तो पहली बात जो कही जा रही कि कही नहीं जा रही, हम आप इस तौर पे इमेजिनेशन कर सकते हैं कि सरकार कृषि क्षेत्र में कहाँ कहाँ ये कह ले तो सब्सिडी देती है। सब्सिडी मतलब छूट, सहायता, विशेष तौर पे आर्थिक सहायता, तो कहाँ कहाँ देती है? तो पहली बात जो आई कि आपने देखा होगा विशेष तौर पे हरियाणा की बात हो, पैन इंडिया तकरीबन है, लेकिन जो ज्यादा यूज कर पा रहा है इस व्यवस्था को वो हरियाणा है, पंजाब है। जब मैं भूजल हाँ, जो ग्राउंड वाटर की जो क्राइसिस है, जब मैं उसकी बात कर रहा था, उसकी चर्चा कर रहा था, तो इस बात की भी मैंने उल्लेख करा कि क्यों झारखंड नहीं, दरअसल पंजाब और हरियाणा की जो कृषि सेक्टर है वहां ज्यादा से ज्यादा पानी क्यों निकाले जा रहे हैं, क्योंकि वहां बिजली मुक्त है। और स्वाभाविक तौर पे एक बात ये भी कहा जाता है कि सापेक्षिक रूप से जो हरियाणा और पंजाब के किसान हैं अन्य राज्यों के किसानों से उनकी स्थिति बेहतर है, और इसमें बहुत बड़ा योगदान जो कृषि क्रांति रही, जिसमें इंदिरा गांधी जो गांधी नहर है, दरअसल इंदिरा नहर, जवाहर नहर, बहुत सारी परियोजनाओं को संदर्भित किया गया विशेष तौर पे उन राज्यों में, जिसका सीधा सीधा लाभ राजस्थान, कुछ हद तक पंजाब को पूरा, राजस्थान कुछ हद तक, फिर हरियाणा, इन तमाम राज्यों को मिला। मैं ये कहना चाह रहा कि सरकार के द्वारा जो दी जाती है सब्सिडी, उसके कई लाभ भी हो सकते हैं, जिन लाभ में मैंने ये बताया कि अगर किसानों को बिजली मुक्त मिले तो प्रॉपर तरीके से उनके ऊपर एक जो वहनीय भार है वो कमता है। लेकिन मैं इसके साथ ये डिस्क्लेमर के तौर पे ये भी बात कहना चाहूंगा, इसके कई ड्रॉबैक भी हैं, और जब हम इसके निगेटिविटी को देखेंगे, चुनौती को देखेंगे, मुद्दा को देखेंगे, तब इन बिंदुओं को इलाबोरेट करेंगे। फिलहाल अब ये समझने की प्रयास करना है कि सरकार के द्वारा दी जा रही जो सब्सिडी है
उसके लाभ क्या है? लाभ में मैंने दूसरा लाभ बताया, किसानों को सहायता प्रदान किया जाता है जिससे कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। एक बात और, मोर क्रॉप नहीं, ये पर ड्रॉप मोर क्रॉप ऐसे करके एक सरकार के द्वारा आप कह ले योजना चलाई जाती है, जिसमें सिंचाई को बेहतर करने हेतु एक ये कहे तो प्रयास किया जाता है। इसी बीच मुझे एक बात ध्यान में आया, दरअसल वो ये कि खैर मैं ये कह रहा था कि इसको हम कहीं ना कहीं पर्यावरण संरक्षण से भी जोड़कर देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि लाभ तो हम दरअसल ये देख रहे हैं कि कृषि को लाभ हो रहा, लेकिन कृषि को लाभ होने से अगर हम उनको मुफ्त बिजली दें, उनको अगर हम ये जो एक बेहतर सिंचाई प्रणाली है उसको प्रोत्साहित करने हेतु जो भी पर्याप्त सब्सिडी है वो दें। दरअसल इसको और अगर हम इलाबोरेट करने का प्रयास करें, इनके व्यवहारिक पहलू को देखें, तो कुछ इस प्रकार से निकल कर आएगा कि सरकार जो है ना, दरअसल कृषि संदर्भ में कई स्तरों पे, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कहा, ये जो सब्सिडी के कैटेगराइजेशन है, जो वर्गीकरण है, दरअसल वो तकरीबन 9 से 10 प्रकार के सब्सिडी दिए जा रहे हैं। तो उन 9 से 10 में 2-3 तकरीबन कृषि से संदर्भित नहीं है। पहली बात ये, एक तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिलता है। कैसे? मान लीजिए यूरिया के लिए आपको सब्सिडी दिया जाना है, अमोनिया के लिए सब्सिडी दिया जाना है। मुझे ठंड महसूस हो रही है, मैं चाहूं तो इसे पहन लूं, इस कारण मेरा शब्दावली प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं आ रहा। पहले मैं पहना हुआ ही था, लेकिन कैमरा के आने से पहले सोचा है इसको हटाकर देखता हूँ। ठंड अगर लगे ना तो आवाज प्रॉपर निकलती नहीं और फिर आपका सारा ध्यान ऊर्जा को अर्जित करने में चला जाता है, ऊष्मा को अर्जित करने में चला जाता है। बहरहाल मैं ये कह रहा था कि सरकार जो है किसानों को कई स्तरों पे सब्सिडी देती है, जिसमें पहली बात मैंने ये कही डीबीटी, विच मीन्स डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। हालांकि डीबीटी का जो ये एक परिकल्पना है वर्षों से रही, लेकिन व्यवहारिक तौर पे तकरीबन जब मोदी सरकार, दरअसल में एनडीए सरकार आई, उसके बाद इनमें जो प्रयास किए गए वो ज्यादा यूं कहे तो फ्रूटफुल रहे। बहरहाल एक तो डीबीटी के तौर पे, दूसरा ये कहा जाता है कि अगर आप अपने जो भी कृषि व्यवस्था से संदर्भित जो उपागम तो नहीं कहना चाहूंगा, जो तंत्र है, जो जिसके माध्यम से आप अपनी कृषि व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे, जैसे ट्रैक्टर हो गया, जैसे डीजल पंप हो गया, और भी ऐसे अनेक एसेसरीज जिसके माध्यम से एग्रीकल्चर प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है, उसमें सब्सिडी देती है। यहाँ तक ये भी बात कही कि मुझे ध्यान आ रहा, कुछ ऐसा एक डेटा आया था कि भारत सरकार के द्वारा जो कृषि से संबंधित, एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी उपयोगी वस्तुएं हैं, उनमें तकरीबन 55% तक सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाती है। मान लीजिए मैं एक किसान हूं और कृषि हेतु मुझे ट्रैक्टर लेना है, हालांकि लेना तो है नहीं, बट हाँ एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा, तो मान लिया जाए कितने होंगे अभी ट्रैक्टर का मूल्य, 8 लाख 10 लाख, एग्जैक्ट डेटा मुझे ध्यान में नहीं है, मान लो 10 लाख ताकि कैलकुलेशन आसान हो। तो 10 लाख अगर आपकी ये है तो 5.5 लाख तक, 55% अगर उतना मैं मान लूं, तो तकरीबन 5.5 लाख तक सरकार इसको सब्सिडी के तौर पे देगी। तो एक स्तर ये हो गया। दूसरा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो गया। एक और चीजें होती है दरअसल, वो ये उत्पादन संबंधित सब्सिडी, मतलब ये जिसका एक रूप हम एमएसपी के तौर पे देखते हैं। बात ये कही जा रही, मान लिया जाए सरकार को अपनी अर्थव्यवस्था में किसी अमुक जो प्रोडक्टन है, उत्पाद है, उसको बढ़ाना है। लेट्स कि जो उसको क्या कहते हैं हम लोग, लाहड़ बिहार में कहते हैं, उसका एक बेहतर नाम अरहर होता है। उस दाल के उत्पादन को बढ़ाना है तो सरकार ये कह सकती है कि आप दाल को उत्पादन करेंगे तो दाल के उत्पादन में जो भी चीजें होंगी उसको आप, मतलब उसके ऊपर आपको सब्सिडी दी जाएगी। जैसे जो भी उसमें खाद लगेगा, जो भी पानी लगेगा, अलग से उसमें आप सब्सिडी के तौर पे सरकार से मदद ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि सरकार, जो किसान भाई हैं, वो ज्यादा से ज्यादा आकर्षित होंगे और अपनी उत्पादक जो भी ये उत्पादन है उनमें इसकी भूमिका को बढ़ाएंगे, इसकी मात्रा को बढ़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं उत्पादन आधारित सब्सिडी को भी बढ़ावा मिला। तो इस प्रकार से कई स्तरों पे सरकार के द्वारा कृषि के क्षेत्र में सब्सिडी दी जाती है। हालांकि ये मैंने जो भी गिना है वो तकरीबन कुछ एक ही है, इसे और भी बेहतर तरीके से बताया जा सकता था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उतना ज्यादा पिन पॉइंटेड जरूरी है। बस सिर्फ ये जानना है
कि कहाँ कहाँ लाभ हो रहा। लाभ के प्रकरण में अगला जो ये देखें, दरअसल पॉइंट वो है किफायती स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सुरक्षा को सक्षम बनाना। स्वाभाविक तौर पे सरकार के द्वारा जो भी सब्सिडी, इसमें इसमें सबसे जो प्रमुख एग्जाम्पल लिया जाता है वो आयुष्मान भारत का है। आपको पता होगा कि हमारे देश में तकरीबन ये बातें कही गई, डेटा आप जब आप देखेंगे ना तो पता चलेगा आपको कि 50 करोड़ से अधिक हमारी जनसंख्या, हमारे देश के अंदर जनसंख्या वो आयुष्मान भारत से लाभान्वित हैं। और जब वो ये बातें मैं जानने का कोशिश करा कि निम्न वर्गीय, वंचित वर्गीय, ग्रामीण परिवेश के लोग कितना इसमें लाभान्वित हैं, तो मुझे जो डेटा हाथ लगा वो है 40% के आसपास, तकरीबन 20 करोड़ के आसपास मान ले तो ग्रामीण परिवेश के जो लोग हैं वो इस स्वास्थ्य सेवा संबंधित जो सब्सिडी है उससे लाभान्वित हैं। आपको पता होगा कि जो आयुष्मान भारत है वो तकरीबन 5 लाख प्रति परिवार जो राशि है वो मुहैया कराता है, प्रति परिवार है, आप इसको ध्यान रखिएगा। तो अगला जो दरअसल मैंने क्या कहा कि जो स्वास्थ्य सेवा है वो बेहतर हो पाता है। जैसे इसको और अगर हम पेनिट्रेट करें तो कुछ इस प्रकार से बातें आती है जब हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि स्वास्थ्य सेवा किफायती कैसे होगा। तो ये बात भी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उनको भी मिलती है सब्सिडी। अगर उनको सब्सिडी मिलेगी तो कहीं ना कहीं दवाइयां जो हैं वो बेहतर तरीके से और कम दामों पे मिल पाएगा। हालांकि ये बातें कह पाना कि सब्सिडी के माध्यम से, एक सेकंड, सिर्फ सब्सिडी के माध्यम से ही कम हो तो ये बात नहीं है, मतलब ये बात सही नहीं है। मार्केट में इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से कहीं ना कहीं आप कंपटीशन को बढ़ाकर चीजें को जो मूल्य है उसका कम करें तब ज्यादा फायदा होगा इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से। एक और बात इसमें आप जोड़ सकते हो, इनफैक्ट देख सकते हो कि जो भी स्वास्थ्य संबंधी तकनीक है, अगर सरकार इसे सब्सिडी के अंतर्गत लाती है तो इसकी वहनीयता कमेगी और कहीं ना कहीं अगर वैल्यू कमती है, इसके जो भी चार्जेज अगर कम होता है तो हमारे ग्रामीण परिवेश के या फिर वंचित वर्ग के लोग इससे ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित होंगे। तो ये चीजें रही। अगला जो लाभ है सब्सिडी का, भारत सरकार के द्वारा दी जाए सब्सिडी का अगला लाभ दरअसल वो है टारगेटेड वेलफेयर से असमानता को कम करना। टारगेटेड वेलफेयर का मतलब क्या होगा? वेलफेयर का मतलब तो आपको पता है कि दरअसल कल्याण की बात, जन कल्याण की बात। टारगेटेड का अर्थ ये हुआ, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे कहता हूं, आपने उज्ज्वला योजना को सुना होगा। जो दरअसल उज्ज्वला योजना है वो प्रॉपर तरीके से इस ग्रामीण महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके, ग्रामीण महिलाओं को बेहतर यूं कहें तो जो रसोई का माहौल मिल सके उस पर्सपेक्टिव से किया गया। यानी कि लक्षित जो वर्ग रहा वो महिलाएं रही। तो अगर हम टारगेटेड वेलफेयर के माध्यम से भी सब्सिडी को सप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी जो हमारी व्यवस्था है, हमारी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो भी तमाम घटक है वो बेहतर होगी। एक बात और इसमें बातें की जा रही कि जब हम किसी भी लक्षित जन कल्याण की बात करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कई ऐसे प्रावधान होते हैं, कई ऐसे योजनाएं आती हैं जो सरकार के सिर्फ और सिर्फ गिने चुने लोगों के लिए होता है, जैसे ST/SC आदि आदि के लिए। यहाँ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की थोड़ा सा मैं अगर डेटा की बात करूं तो ये ऐसी बातें कही जा रही है कि तकरीबन इससे 9.5 करोड़ लोगों को, 9.5 करोड़ परिवार को ये इसके तहत वो गैस की जो सिलेंडर और टंकी है वो मिली। एक बात, हालांकि ये बात अलग है, ये बात कई दफा ये बात इन द सेंस ऑफ कटाक्ष कहा जाता है कि एक बार तो आपने ये जो है टंकी घर में पहुंचा दी, लेकिन दोबारा इतना ज्यादा महंगा होने के कारण वो रिफिल नहीं हो पा रहा है। हालांकि जब भी रिफिल की बात कही तो मुझे ध्यान में आया कि औसतन भारत में उज्ज्वला योजना से प्राप्त जो भी ये रहे कनेक्शन रहा वो प्रति वर्ष अभी 4 मतलब क्या कहते हैं उसको, रिप्लाई होता है ना, मतलब एक साल में आप कितनी टंकी यूज कर रहे हैं, तो औसतन 4 है। तो ये भी एक बहुत बड़ी सवाल का ये बनता है, चूंकि इतने बड़े परिवार में मान लिया जाए, चूंकि ये ग्रामीण परिवार को ज्यादा संदर्भित कर रहा है उज्ज्वला योजना, तो स्वाभाविक तौर पे ग्रामीण परिवार में संख्या जो है मतलब मेंबर ऑफ फैमिलीज का ज्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू सिटी, मतलब टाउन और सिटीज, मेट्रोपॉलिटन विशेष तौर पे कह ले तो अगर मिनिमम 5 से 7 परिवार भी हैं और
सिर्फ उज्ज्वला योजना से प्राप्त जो टंकी या कनेक्शन है, गैस दरअसल वो कहते हैं हम लोग, तो अगर उसके माध्यम से खाना पकाया जा रहा तो स्वाभाविक तौर पे साल में 4 से ज्यादा खर्च होगा। 4 खर्च होना इस बात को भी बता रहा कि आज भी प्रॉपर तरीके से जो ग्रामीण महिलाएं हैं, जो मध्यम वर्गीय महिलाएं हैं, वो इस पे यूं कह ले तो निर्भर नहीं है। उन्हें कहीं ना कहीं आज भी जो जीवाश्म है उसका प्रयोग करना पड़ रहा है अपनी रसोई में। खैर, ये सब बातें होंगी। चूंकि मैं ये बात कर रहा कि भारत सरकार के द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी के क्या लाभ होंगे, उस लाभ के क्रम में हमने ये देखा कि टारगेटेड वेलफेयर को सुनिश्चित करना सब्सिडी के माध्यम से आसान होता है। क्योंकि मैंने उज्ज्वला योजना की जो है वो एग्जाम्पल के तौर पे, दृष्टांत जिसे कहते हैं ना, के तौर पे लिया। इसमें बात ये थी कि महिला को सशक्त बनाना है, वुमेन एम्पावरमेंट का एक हिस्सा इससे कहीं ना कहीं बेहतर होगा। अगले और 5वां जो लाभ है भारत सरकार के द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी का, वो है औद्योगिक विकास और रोजगार को बढ़ावा मिलता है। स्वाभाविक तौर पे चूंकि मैंने आते के साथ एग्जाम्पल और डेफिनेशन के साथ शुरुआत करा और मैंने कहा कि सरकार के द्वारा दी जाने वाली वित्तीय लाभ, वित्तीय सहायता ही सब्सिडी कहलाती है। और किसे दिया जाता है? तो व्यक्ति को, कॉर्पोरेट को, इंडस्ट्री को, आदि 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 को। तो यदि हम औद्योगिक क्षेत्र में सब्सिडी को कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा जो दी जा रही है उसकी भूमिका को अगर बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक तौर पे रोजगार का सृजन होगा। ये कैसे? इसको अगर थोड़ा सा स्ट्रैटिफिकेशन करें तो कुछ इस प्रकार से निकल कर आएगा। मान लीजिए मेरे पास एक ऐसी कंपनी है जो मोबाइल बनाती है, मान लीजिए कह लो। मैं मोबाइल निर्माता का ऑनर हूं दरअसल कंपनी का। I'm getting pain in my back. What I should do, I don't have idea right now. Continue. खैर, मैं ये बात कह रहा था दरअसल कि जब औद्योगिक विकास की बात आती है, औद्योगिक क्षेत्र में सब्सिडी को इम्प्लीमेंट करने की बात आती है। चलिए, इसके पहले एक थोड़ी सी निजी बात मुझे समझ आया कि जब मैं शुरुआत किया था ये लाइव सेशन कुछ इस प्रकार से, और जब मैं ये अपने आप को एक तरीके से यूं कहें तो प्रतिबद्धता के अंदर रखा कि नहीं, व्हाट विल हैपन, लेट्स गो। आपको मतलब क्यों ना 5 से 10 या 20 मिनट ही सही पर आना है। और ये काफी काम आया। काम इसलिए कि मेरी अनेक समस्याओं के बावजूद भी मेरे जहन में ये सवाल नहीं आता कि मैं लाइव ना आऊं या फिर वीडियो ना बनाऊं। दरअसल ये है। खैर, तो औद्योगिक विकास और रोजगार को बढ़ावा मिलता है, 5वां फायदा था। औद्योगिक विकास कैसे होगा? और जब भी औद्योगिक विकास की जाती ये बात कही गई तो इसमें PLI एक शब्द आता है जिसमें प्रोडक्शन लिंक्ड इंटेंसिव, उत्पाद को बढ़ाने हेतु दी जाने वाली सहायता या सहायक राशि भी हो, या फिर हो सकता है सरकार। PLI दरअसल एक योजना है सरकार के द्वारा जो भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत तकरीबन 14 ऐसे सेक्टर हैं जहां इन्हें दिया जाता है। 14 में अगर कुछ मैं एग्जांपल लूं तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, ऑटोमोबाइल हो गया, फार्मा हो गया, ग्रीन एनर्जी से संबंधित जो भी सेक्टर्स हो गए वो हो गए। एक व्हाइट गुड्स करके आता है, पता नहीं, मैं इस बात से अभी आश्वस्त नहीं हूँ। व्हाइट गुड्स मतलब जैसे AC, फ्रीज, कूलर आदि आदि ये व्हाइट गुड्स के अंतर्गत आते हैं। और ये इसमें PLI है, कितना प्रतिशत है ये मैं भी ध्यान में नहीं पड़ा है। तो ये बातें की जा रही कि जब PLI दी जाएगी, PLI भी एक प्रकार का क्या है, सब्सिडी है। PLI देने से दरअसल एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ, मान लीजिए मेरी कंपनी, जैसा कि मैंने आपको कहा कि मोबाइल निर्माता कंपनी है। यदि मुझे सरकार के द्वारा PLI मिलेगा, मतलब प्रोडक्शन लिंक इंडेंसिव मिलेगा, ये बातें कही जाएगी कि आप ज्यादा से ज्यादा मोबाइल को ये करें। और जब मोबाइल की बात कही जा रही है तो एक डेटा आप वैल्यू ध्यान में रखें, चाहे तो आप अपने मेंस आंसर राइटिंग का पैराग्राफ चेंज करें कि वहां से आप यूज कर सकते हैं। बात ही कुछ यूं कही गई, दरअसल डेटा रिलीज हुआ उसमें ये बातें था कि 23-24 की जो फाइनेंशियल ईयर रहा उसमें भारत ने तकरीबन $2 बिलियन का मतलब बहुत बड़ा अमाउंट है, $2 बिलियन का फोन निर्यात किया।
स्मार्टफोन्स होते हैं वो निर्यात किए। सोचिए आज से बहुत ज्यादा दिन नहीं, कुछ एक साल पहले ही हमारे देश में फोन के आयात होते थे, हालांकि आज भी होते हैं, लेकिन आयातक से लेकर निर्यातक तक की जो कहानी रही, मैंने कई सेशन में इसका एक बेहतर तरीके से उल्लेखित किया हो। आज सिर्फ ये समझने की आवश्यकता है कि एक छोटा सा स्कीम या एक छोटा सा प्रयास जो सरकार के द्वारा पीएलआई के माध्यम से किया गया, उसके होने मात्र से उसके यूं कहें तो सरकार के द्वारा दी जाने वाले लाभ के एक जो रिजल्ट रहा वो ये रहा कि भारत जहां आयातक था एक सेल फोन का, आज निर्यातक हो गया। और एक 10,000 मतलब नंबर में तकरीबन 7 मिलियन 7 पॉइंट समथिंग मिलियन के आसपास फोन बने थे, वैल्यूएशन तकरीबन उसका $2 बिलियन रहा। तो ये कुछ बातें रही। और जो सरकार का लक्ष्य है दरअसल पीएलआई के माध्यम से, पीएलआई में एक बार फिर से आपको कहता हूँ, अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट नहीं रहे होंगे, अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा पढ़ने वक्त भी, दरअसल सरकार को कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में बहुत सी चीजों को संचालित करनी पड़ती है और संतुलन बनाना पड़ता है, क्योंकि सभी चीजें डिमांड और सप्लाई से प्रॉपर तरीके से चलती तो है, लेकिन उसके बीच कई ऐसे कड़ी होती है जिसके कमजोर होने से डिमांड सप्लाई प्रॉपर तरीके से बेहतर नहीं हो पाता है। तो उसको प्रॉपर तरीके से बेहतर करने के लिए सरकार लुभावना यूं कह ले तो प्रलोभन देती है कंपनी को कि आप अगर ऐसा करेंगे तो आपको ये मिलेगा। प्रलोभन कैसे? जैसे अभी अगर सरकार जो सौर ऊर्जा संबंधित क्षेत्र है अगर पीएलआई ना दे, चलिए मैंने अभी एग्जांपल लिया था ट्रैक्टर का, दरअसल सब्सिडी जैसा कि मैंने आपको कहा कि सरकार आपको तकरीबन 55% तक सब्सिडी के तौर पे किसान को देती है। अगर मुझे ये भारत सरकार के द्वारा सहायता ना मिले तो क्या मैं इतना सक्षम हूं कि मैं उसे ले पाऊं? कई ऐसे एक बहुत बड़ा समूह ऐसा है कि सक्षम नहीं है ले पाना उनके लिए ट्रैक्टर का, या फिर जो भी ट्रैक्टर इसलिए कह रहा क्योंकि कृषि का जो एक बैकबोन है ट्रैक्टर, क्योंकि जुताई एक बहुत बड़ी ये चुनौती होती है। सिंचाई कुछ हद तक भगवान आपको देख लेंगे, पानी पड़ा दे मतलब वर्षा हो जाएगी, आपकी सिंचाई प्रॉपर हो जाए, लेकिन जुताई आपको करना पड़ता है। तो यही कहा गया कि अगर वो उस तरीके से सब्सिडी ना दे तो क्या संभव हो पाएगा कि वो ले पाए? नहीं। उसी प्रकार से यही बात मैं यहाँ बताना चाह रहा, हालांकि कुछ ज्यादा हो गया, इतना नहीं होना चाहिए था। चलिए फिर भी दरअसल जो पॉइंट ये है कि औद्योगिक क्षेत्र का विकास होता है पीएलआई के माध्यम से, सब्सिडी के माध्यम से। कैसे? मैंने बताया कि अगर किसी डेडिकेटेड सेक्टर को प्रॉपर तरीके से लुभावन दिए जाए कि हाँ आप ये कीजिए आपको ये मिलेगा, आप इतना ज्यादा प्रोडक्शन कीजिए आपको बिजली में छूट मिलेगी, जो टैक्सेस है टैक्सेस नहीं लगेंगे, आदि आदि आदि। तो ऐसे में स्वाभाविक तौर पे प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा वर्कफोर्स की आवश्यकता होगी, और अंततः हम ये कह पाने में सक्षम हो पाएंगे कि अगर सरकार इस तरीके का कोई भी क्रिया या फिर कोई भी परियोजना लाती है तो जिसका एक अंततः परिणाम ये भी होता है कि रोजगार की सृजन होती है, रोजगार की संख्या बढ़ती है। खैर, और एक रोजगार बढ़ती है कितनी, तो ये बात ही कहेगी कि सिर्फ पीएलआई के माध्यम से जो ये रोजगार सृजन हुए वो तकरीबन 60 लाख के आसपास थे। तो ये एक बहुत बड़ी एक डेटा है जो तकरीबन 60 लाख के आसपास एक छोटे से प्रयास से आप ये कर पा रहे हो। अगली जो पॉइंट है दरअसल वो ये कि सरकार के द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी का लाभ हम देख रहे हैं। इस क्रम में अगला है पर्यावरणीय लाभ। पर्यावरणीय लाभ कैसे? जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि भारत सरकार अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बहुत ज्यादा सब्सिडी दे रही, बहुत ज्यादा यूं कह ले तो मदद कर रही आर्थिक रूप से। तो ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहे और ज्यादा से ज्यादा जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो अपग्रेड कर रहा है किधर? इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर। तो ये बातें कही जा रही कि एक लाभ, चलिए एक आर्थिक लाभ तो है, लेकिन बहुत बड़ी एक जो चुनौती हमारे सामने है पर्यावरणीय चुनौती, वो भी कहीं ना कहीं इससे एक सादे सब जाए इस तरीके से है ना। मतलब आपने एक काम किया लेकिन एक काम से कई अच्छे काम हो रहे हैं। तो वही इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है उसका वो बढ़ा। एक बात ये भी कही जा रही थी कि जो पीएलआई के माध्यम से तमाम चीजें जो व्यवस्थित की जा रही सरकार के द्वारा, तो एक डेटा आया था भारत सरकार के जो ऑफिशियल वेबसाइट से उन्होंने जारी किया कि सरकार के द्वारा इस तरीके के जो प्रयास किए जा रहे हैं इससे तकरीबन 23-24 में 16 लाख यूनिट 1.6 मिलियन यूनिट जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो निर्यात किए गए, वो बनाए गए दरअसल।
तो ये एक बहुत बड़ी संख्या हालांकि है तो नहीं, लेकिन हाँ एक शुरुआती स्तर पे आप कह सकते हो कि भारत अभी पूर्णतः उस अवस्था में नहीं आ पाया जहां इलेक्ट्रिक व्हीकल को पूर्णतः यूं कह ले तो स्वीकार कर ले, क्योंकि उस तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। जैसा कि आपको पता होगा कि एक बहुत बड़ी समस्या विशेष तौर पे इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए होती है चार्जिंग पॉइंट, और हमारे देश में प्रॉपर तरीके से चार्जिंग पॉइंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो प्रॉपर नहीं है। उसको बेहतर करने की आवश्यकता है। हालांकि स्टार्टअप की दुनिया में इस क्षेत्र में भी काम किए जा रहे हैं। और जब आप ये कुरुक्षेत्र पढ़े, मैंने पढ़ा था कुरुक्षेत्र, उसमें ये बातें कही गई थी कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जिंग पॉइंट है इसमें स्टार्टअप करना एक बहुत बेहतर और एक उज्जवल स्टार्टअप आपके लिए हो सकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे, लोग ज्यादा से ज्यादा उस पर रिलाई करेंगे। और अगर लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल होती है और चार्जिंग पॉइंट अगर आप उपलब्ध कराते हैं तो एक बेहतर बिजनेस, एक बेहतर स्टार्टअप हो सकता है। तो ये बातें कही गई। अगला जो भारत सरकार के द्वारा दी जाने वाली लाभ में है वो है शिक्षा और मानव पूंजी को सुदृढ़ करना। शिक्षा के क्षेत्र में कहाँ सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाती है? तो मैं ये कहूंगा कि जो हमारे समाज में एस टी एस सी जो हैं उनके छात्रवृत्ति, उन्हें छात्रवृत्ति के तौर पे दिया जाता है। हालांकि ओबीसी को भी कई मायने में दी जाती है। जैसे मैं 10th और 12th की बात करूं तो यदि आप प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होते हैं तो आपको 10,000 तक, लड़की है तो शायद 15,000 तक की जो राशि है वो दी जाती है स्कॉलरशिप के तौर पे। तो इस प्रकार से अगर सरकार के द्वारा, हालांकि राज्य सरकार अपने अपने स्तर पे भी देती है, और जो मैं ये बताया राज्य सरकार का ही है दरअसल, और भारत सरकार के द्वारा कोई एक राशि है या नहीं, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है मेरे जहन में। इस पे मेरी जानकारी नहीं है फिलहाल। तो मैं ये कह रहा कि अगर सरकार शिक्षा और मानव पूंजी को सुदृढ़ करना चाहती है तो कहीं ना कहीं इन दोनों ही क्षेत्रों में सब्सिडी देना आवश्यक है। और सब्सिडी, जब भी हम शिक्षा में सब्सिडी की बात करते हैं तो एक एग्जाम्पल हमारे मन मस्तिष्क में कौन उठता है, वो है मध्याह्न भोजन, जिसे मिड डे मील हम लोग कहते हैं। वो भी सरकार की सब्सिडी पे ही चल रहा है। विशेष तौर पे बिहार जैसे राज्यों में जहां शिक्षा की व्यवस्था अत्यंत ही आप कह ले दुर्बल है, वहां मिड डे मील जैसी स्कीम लाना एक मील का पत्थर, कहते हैं ना, मील का पत्थर साबित हुआ है। और सबसे बड़ी बात होती है लोगों को स्कूल तक पहुंचाना, बच्चों को स्कूल तक पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी हमारे बिहार के उस शिक्षा व्यवस्था में। इस सब्सिडी के माध्यम से या इस योजना के माध्यम से एक चुनौती कुछ हद तक कम हो पाई कि लोगों को कि मतलब जो बच्चे हैं वो जा पाए। हाँ, अपने हो सकता है उनके जो थैले हैं, बस्ता है, बैग है, उसमें किताब हो या ना हो, थाली जरूर होती है, पर वो तो एटलीस्ट जा रहे हैं ना। पहली प्राथमिकता तो यही थी हमारी कि ये स्कूल से जुड़े रहे। तो वही बातें कही जा रही थी कि जो हमारा शिक्षा है, दरअसल शिक्षा व्यवस्था है, मैं कैसे बताऊं कि एक बात ये कि मैं हालांकि आज कल रात में सोया नहीं और आज दिन में भी नहीं सोया, इसलिए ताकि मैं प्रॉपर अभी से सो सकूं। मैं अपने थोड़ा सा वो अपनी जो एक रूटीन है उसकी सुधार की गुंजाइश है, अगर हो पाती है तो मैं करूंगा। ऐसा मेरा प्रयास है कि मैं सुधार करूं। तो शिक्षा और मानव पूंजी के सुदृढ़ करने हेतु जो सरकार के द्वारा दी जा रही लाभ है, उसका एक ये एग्जाम्पल हो सकता है मध्याह्न भोजन। एक बात, जब मध्याह्न भोजन की मैं बात कर रहा तो एक बात और मेरे जहन में आई कि हमारे देश में जो उच्च शिक्षा का नामांकन है वो तकरीबन आज भी बहुत कम है, हाशिए स्तर पे है, लेकिन हाँ तकरीबन 28% के आसपास है। मतलब ये कि जिन्होंने मैट्रिक करा, जिन्होंने ग्रेजुएशन, सॉरी क्या कहते हैं, इंटर करा, फिर ग्रेजुएशन करा, उसके बाद की जो उच्च शिक्षा हम लोग जिसे कहते हैं, उनमें आज भी नामांकन दरअसल 28% के आसपास है। पर हाँ, ये भी विगत वर्षों से सुधार होता आ रहा है और अभी और भी गुंजाइश है सुधार होने की। तो एक लाभ वहां देखने को मिला। तो कुछ ऐसे हम आदि आदि लाभ को देखा जिसके माध्यम से ये समझने की प्रयास करें कि भारत सरकार के द्वारा जो दी जाने वाली सब्सिडी है उसके क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है हमारे सोसाइटी में, हमारी इकोनॉमी में एंड हमारे और भी अन्य चीजों में। विशेष तौर पे अगर हम कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें तो अब हम कुछ चुनौतियों को देखने की बात करते हैं कि सब्सिडी सरकार तो दे रही, लेकिन सरकार के सामने सब्सिडी से जुड़ी क्या क्या चुनौतियां हैं। तो टॉपिक है सरकारी सब्सिडी से जुड़ी प्रमुख चुनौतियां। प्रमुख चुनौती में यानी सरकारी सब्सिडी से प्रमुख जो चुनौती है उनमें पहला है राजकोषीय तनाव और संसाधनों का अनुचित आवंटन।
मुझे लगी है भूख, और भूख से आ रहा है मुझे आलस। पर कोई नहीं, इस काम के बाद मैं वहां देखूंगा दरअसल। ओह माय गॉड। जी, दरअसल मैं बात करने वाला हूँ कि जो सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जा रही, तो सरकार के सामने क्या क्या चुनौतियां बनती है, मतलब क्या क्या नुकसान देखने को मिलता है। हालांकि नुकसान नहीं, चुनौती कहूंगा। पहला है राजकोषीय तनाव और संसाधन का अनुचित आवंटन। चुनौती में सबसे पहली बात ये होती है कि चूंकि आपके जो रिसोर्सेस हैं लिमिटेड हैं, भारत सरकार के पास जो भी बजट है वो एक तरीके से आप कह सकते हो लिमिटेड है। और उसमें से एक बात और भी, जब मैं बजट की बात कर रहा तो एक डेटा इकोनॉमिक फोरम या कहाँ से कहीं से मैं पढ़ा था वेबसाइट पे कि भारत सरकार के द्वारा जो जीडीपी का व्यय है, मतलब कुल जीडीपी का व्यय विशेष तौर पर सब्सिडी में, वो 12% के आसपास है। एग्जैक्टली या 12% के आसपास, जो बहुत ज्यादा है। और एक बात ये भी कही गई थी कि हालांकि जो पिछले वर्ष में इस 12% को 9% तक लाया गया, इसका मतलब ये नहीं कि सब्सिडी को कम किया। उनके कई ऐसे प्रारूप थे जिनको बेहतर करने का प्रयास किया गया, और बेहतर होते ही जो ये लागत है तकरीबन 9% के आसपास आ गई। तो एक फैक्ट के तौर पे आप ध्यान में रख सकते हैं कि कुल जो सब्सिडी है वो भारत सरकार के कुल बजट का जीडीपी का तकरीबन 12% के आसपास है। और अगर आप इसे, एक बात और भी कही गई कि 2025 है, 25 में 24-25 या 25-26, 2025 की दरअसल ये जो ये चल रहा, वो जो प्रयोजन है सब्सिडी का, वो दरअसल ये है कि 4.5 पॉइंट ये क्या हो गया, हाँ, तकरीबन 4.5 लाख करोड़ के आसपास जो धनराशि है वो आवंटित की जाएगी सब्सिडी के तौर पे। बहरहाल अगली जो चुनौती की दरअसल हम यही बात कर रहे थे कि चुनौती कैसे है। तो एक तो वित्तीय चुनौती है, राजकोषीय तनाव बढ़ता है। दूसरी तौर पे मैं ये कहूंगा, ये बहुत ज्यादा यूं कह ले तो रेखांकित करने वाली चुनौती है। वो क्या है? संसाधनों का अनुचित आवंटन। आपने सुना होगा, देखा भी होगा, समझा भी होगा कि सरकार का जो वेलफेयर स्कीम है वो दरअसल लक्षित लोगों के लिए प्रॉपर तरीके से रहता है। मान लिया जाए सरकार के द्वारा कोई, एग्जाम्पल के तौर पे ये कर लेना, जैसे आवास योजना चलता है, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें आपको सरकार की तरफ से धनराशि दी जाती है और आप अपना आवास बनाते हैं। देखा ये गया, पाया ये गया, ये मैं नहीं कह रहा, ये नीति आयोग की रिपोर्ट भी कह रही कि तकरीबन जो अगर मैं इसे पीडीएस सिस्टम से जोड़कर देखूं, जिसके माध्यम से खाद्य सुरक्षा और भुखमरी को यूं कहें तो नियंत्रित की जा रही है, उसमें ये बातें कही गई नीति आयोग के माध्यम से, नीति आयोग के द्वारा रिपोर्ट में, कि हमारे देश में आज भी जो पीडीएस का जो भी चावल, गेहूं, तेल, दाल आदि आदि होते हैं, उसमें तकरीबन 40%, पूरे के पूरे का 40% वो प्राइवेट में चला जाता है। यूं कह रहे तो ब्लैक में चला जाता है, और महज 60% हिस्सा ही अपने अपने मनमाने तरीके से लोगों तक ये बातें कही जाती है, मतलब लोगों तक ये पहुंचाई जाती है। एक बात, यही बात कहा जा रहा है इसमें, यही बातें कही जा रही कि आज भी हमारे देश में एक बहुत बड़ी चुनौती, अनेक चुनौती हो सकते हैं, लेकिन अनेक चुनौतियों में सबसे प्रमुख चुनौती एक है आवंटन की, यानी यूं कह ले तो अनुचित आवंटन का। बेहतर तरीके से बंटवारा नहीं हो पा रहा, बेहतर तरीके से मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही, तो जिससे कि आपका जो एक प्रयास है वो विफल हो जा रहा। सॉरी गाइस, कुछ ऐसे हो सकते हैं, मतलब आपको कुछ इरिटेशन टाइप का हो सकता है, एंड आई अप्लॉज टू यू फॉर दैट। वो इसलिए कि जब मैं ये कह रहा हूँ तो मेरे आंख भी कभी कभी बंद हो जा रहे हैं, क्योंकि मुझे जगे हुए तकरीबन 30 घंटे से ऊपर हो गए हैं, 30 से 35 घंटे आप कह सकते हो। अब हाँ, अनुचित, अगला जो चुनौती है प्रमुख चुनौती में, वह है अनुचित लक्ष्य निर्धारण और फर्जी लाभार्थी। यही मैं बात आपको कह रहा था कि जो एलपीजी है, जो जिसके माध्यम से सरकार द्वारा
सब्सिडरी के तौर पे दी जाती है, वो भी आजकल ब्लैकलिस्ट होने लगा है। पीडीएस की, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली खाद्य सुरक्षा हेतु जो पीडीएस सिस्टम में यानी जन जो वितरण प्रणाली है उसमें 40% बैकलिस्ट हो जाता है, 60% ही अपने अपने तरीके से दिए जाते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो चुनौती के तौर पे आप कह सकते हो। दूसरी बात एक कि इसी जब भी ये बात होती है तो एक कोटेशन आपने सुना होगा दरअसल राजनेताओं के द्वारा, why I'm getting so lethargic. It's a very, खैर, तो हाँ ये बातें कही राजनेताओं के द्वारा कही जाती है कि राजीव गांधी जी का एक सुप्रसिद्ध स्टेटमेंट था कि केंद्र सरकार के द्वारा जो भी ग्रामीण या फिर लक्षित लोगों के लिए दी जाती है, आवंटित की जाती है सब्सिडी, अगर 1 रुपये चले तो उन्हें 15 पैसे ही मिलते हैं। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है और ये आपके जो गवर्नेंस है उसकी विफलता का एक आईना है। आप देख लीजिए कितना विफलता है आपके अंतर्गत। हालांकि सुधार जैसे ही टेक्नोलॉजी आई, डिजिटली चीजें स्थापित हुई, ये जो डिस्टॉर्शन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सहमा है। खैर, अगला जो चुनौती है भारत सरकार के द्वारा जो सरकारी सब्सिडी दी जा रही है उससे जुड़ी चुनौती, वो है अति प्रयोग और संसाधनों का ह्रास। स्वाभाविक तौर पे जब आपको एक गारंटेड चीज मिलती है ना तो आप उसको दुरुपयोग पर्सपेक्टिव से देखते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं जब पिछला सेशन ले रहा था 2-3-4 सेशन पहले भूजल संकट का, कि हमारे देश में ये जो भूजल संकट है वो बहुत तेजी से संकट बढ़ रहा है, संकटग्रस्त हो रहा है, जिसमें मैंने ये बातें भी बताई थी कि विशेष तौर पे पंजाब और हरियाणा के किसान जो है वो ज्यादा भूदोहन कह रहे हैं, भूजल का दोहन कर रहे हैं, जिसका एक मतलब बहुत बड़ा इम्पैक्ट पूरे पैन इंडिया पे पड़ रहा है। तो यही बातें यहाँ पे कही जा रही कि अगर सब्सिडी दी जाती है, चूंकि बिहार में नहीं, सॉरी, क्या नाम है, हरियाणा और पंजाब में बिजली काफी हद तक मुक्त दी जा रही, तो बिजली मुक्त होने के कारण किसानों द्वारा अति दोहन की स्थिति देखने को मिलती है। अगर जरूरी नहीं है तब भी जो सिंचाई का जो एक क्रम है उसको अनावश्यक सुचारू रूप से चलाया जाता है, ये बातें कही जा रही। एक चीज और, जब हम बात करते हैं संसाधन की दुरुपयोग की, तो एक बात कही जाती है कि यदि, एक बात मैं नहीं कह रहा, ये दरअसल ये भी नीति आयोग द्वारा रिपोर्ट जारी की गई थी, इसमें ये बातें कही गई थी कि सरकार के द्वारा जो उर्वरक दिए जाते हैं जैसे अमोनिया, पोटास आदि आदि, उसमें अगर सब्सिडी के तौर पे दिया जा रहा है तो लोग अनावश्यक ज्यादा से ज्यादा उपयोग करते हैं, जिससे संसाधन का ह्रास होता है। तो एक चुनौती ये भी है। और चूंकि ह्रास की बात करें, नेगेटिविटी की बात करें, तो थोड़ा सा ये भी नकारात्मकता को देखें कि जो ग्रीन हाउस गैस है पूरे एग्रीकल्चर से, कृषि व्यवस्था से, कृषि, ओह माय गॉड, व्हाई आई एम, जो कृषि व्यवस्था है सॉरी गाइस, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का तकरीबन 18% है पूरे, अगर हम संतुलित तौर पे देखें तो ये एक समस्या है। अगला, दरअसल सरकारी सब्सिडी से जुड़ी चुनौतियों को देख रहे हैं। उन चुनौतियों को क्रम में अगला चुनौती पारदर्शिता का अभाव है, और अगर पारदर्शिता का अभाव होगा, इसी के अगले साथ में देख रहे हैं कि विलंबित भुगतान। विलंबित भुगतान का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए मैं किसान हूं और मुझे उर्वरक हेतु सब्सिडी सरकार से मिलनी है, देखा ही गया ऐसा कुछ जो उदाहरण है वो मिलता है कि अगर मुझे जनवरी में, मान लीजिए दिसंबर का महीने में, नवंबर दिसंबर के महीने में, विशेष तौर पे दिसंबर अगर कहें आप, तो गेहूं की बुआई होती है, अगर उसमें जो भी उर्वरक डाले जाएंगे उसके लिए सब्सिडी अगर सरकार से मिलनी है तो वो पहले मिल जानी चाहिए, लेकिन वो बाद में मिलती है। तो विलंबित मतलब लटका रह जाता है जो भी डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है विशेष तौर पे लाभार्थियों के लिए कि उन्हें जब मिलना चाहिए मिलता नहीं है, और जब जरूरत नहीं होती है तब मिलता है। तो फिर ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी प्रकार का हो जाता है। तो पर इसे मुझे एक चुनौती के तौर पे लेना है। तो ये कुछ चुनौती थी। सॉरी गाइज, I apologize to you once again. Actually, I'm not
delivering my sense properly. I should see, I should improve in this way. But yeah, I hope this is the last, first and last time. अब हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि सब्सिडी प्रणाली को कैसे बेहतर किया जा सकता है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा सब्सिडी है क्या, फिर हम लोगों ने देखा कि सब्सिडी किन किन क्षेत्रों में दी जाती है, और अंततः फिर हमने देखा कि जो सरकार के द्वारा दी जाने वाली चुनौती सॉरी सब्सिडी है उसके क्या चुनौतियां हैं। अब हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि अगर सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए जाएं जिसके माध्यम से सब्सिडी को और बेहतर तरीके से क्रियान्वित इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो कैसे बेहतर किया जाए, इसके पहले पॉइंट में है कि डीबीटी का बेहतर और व्यापक कार्यान्वयन। डीबीटी, जैसा कि मैंने आपको कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मान लीजिए सरकार के द्वारा किसानों को किसी भी प्रकार से इकोनॉमिकल सहायता देनी है, जैसे आपने देखा होगा 2000 रुपये मिलते हैं, 400 रुपये प्रति मन मिलते हैं। जो राज्य है, दरअसल कई कई राज्य जो है अपने अपने स्तर से अपने अपने तरीके से देते हैं। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि आप डीबीटी का जो है ना उसको बेहतर क्रियान्वित करें। ऐसा देखा गया कि जो आवास योजना के तहत आपको राशि मिलती है वो तो डीबीटी के माध्यम से मिलती है, आपके डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर में जाता है, सॉरी अकाउंट में जाता है। देखा यह गया कि अकाउंट में जाने के बाद भी जो लाभार्थी हैं उनके ऊपर लोगों के द्वारा विशेष तौर पे जो इससे संदर्भित लोग हैं, मीडिएटर हैं, जो भी है, वो इस बात को दबाव डालते हैं, उस पर इस बात का दबाव डालते हैं कि आप बैंक से पैसा निकाल कर मुझे दे। तो ये बातें कही जा रही कि आप डीबीटी तो कर दे रहे हैं, लेकिन डीबीटी को और एक्सटेंट लेवल तक करने की आवश्यकता है, ताकि ऐसी चीजें जो उनके ऊपर दबाव बनाई जाती है लाभार्थी के ऊपर, उस पर उन पे ना बनाया जाए। और ये कैसे होगा, जब तक आप बेहतर तरीके से क्रियान्वयन नहीं करेंगे। तो ये बेहतर क्रियान्वयन कैसे होगा, एआई के माध्यम से, ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से, निगरानी करके, आदि आदि। तो यही बातें कही गई कि सबसे पहले तो, हालांकि सरकार ने ऐसा कहा भी है कि जब भी आप डीबीटी के हिस्सेदार बने तो सबसे पहले आप अपनी जो भी चीजें हैं उसको आधार कार्ड से लिंक्ड करें, तो आधार कार्ड से आप जोड़ें। दूसरी बात इसमें ये कही गई, विशेष तौर पे अब जब एआई का जमाना आ गया, कि आप रियल टाइम मॉनिटरिंग करें कि जो लाभार्थी हैं वो लाभार्थी अगर पैसे निकाल रहे तो पैसे का यूज कहाँ कर रहे हैं, किस हद तक कर रहे हैं, मतलब सीमेंट, बालू, जो कंक्रीट वगैरह वगैरह तमाम चीजें हैं जिससे घर वगैरह बनेगा, उसकी जो एक निगरानी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से की जा सकती है। तो उपाय में एक उपाय ये है कि आप डीबीटी को बेहतर तरीके से करें। एक और इसमें पॉइंट था कि व्यापक क्रियान्वयन हेतु कुछ ये की जानी चाहिए, कुछ उपाय की जानी चाहिए भारत सरकार के द्वारा। व्यापक कार्यान्वयन का मतलब क्या, खैर अब अगला उपाय है, उपाय दरअसल में ये देख रहे हैं कि भारत सरकार को क्या ऐसे उपाय की जानी चाहिए जिससे सब्सिडी की जो तंत्र है, सब्सिडी व्यवस्था, वो बेहतर हो सके। इसी क्रम में दूसरा पॉइंट है, अगला पॉइंट है डायनेमिक टारगेट, और जिसे हम कहते हैं पिन पॉइंटेड टारगेट। एक लफ्ज में कहें तो जो हकदार हो उसी को मिलना चाहिए। और इसका पहचान कैसे हुआ कि जो हकदार है, कोई कौन हकदार है या नहीं। तो आपके लिए, मतलब इसके लिए सबसे पहले आपके पास डेटाबेस होना चाहिए, और डेटाबेस का जो आंकड़ा है उसको संसाधित करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आप ये पता कर सकते हैं कि इसके कौन हकदार है, कौन बेनिफिशरीज लीगल है दरअसल। और आपने देखा होगा कई दफा ऐसी जो खबरें हैं वो हमारे आंखों के आसपास से गुजरते हैं। वो ये कि एक अच्छा खासा व्यक्ति जो अपने धन धान्य से संपन्न है, अपनी अर्थव्यवस्था जो उनकी विशेष तौर पे आर्थिक जो व्यवस्था है वो बेहतर है, लेकिन तब भी वो भारत सरकार के द्वारा दी जा रही जो सब्सिडीज हैं उसके लाभ उठाते हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं जो सब्सिडी मिला वो जो डिजर्विंग कैंडिडेट होंगे उन्हीं से छीन के दिया गया आपको। तो ये चीजें कहीं ना कहीं और ज्यादा असमानता हमारे समाज में फैलाती है। तो चुनौती तो है, चुनौती क्या है दरअसल, उसको कैसे बेहतर करना है, तो डायनेमिक टारगेट एंड पिन पॉइंटेड टारगेट करके। पिन पॉइंटेड टारगेट में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेनी है, ब्लॉकचेन तकनीक को इसमें ये करना है। हालांकि जब भी ब्लॉकचेन तकनीक के यूज की बात करते हैं तो थोड़ा सा महंगा तकनीक है, लेकिन फिर भी चूंकि आपको वेलफेयर के लिए काम करना है तो वेलफेयर में सबसे प्राथमिकता होती है वेलफेयर, मतलब देश के लिए सबसे पहली प्राथमिकता होती है वेलफेयर, मतलब जन कल्याण। जन कल्याण हेतु कितने राशि, कितने प्रकार की जो भी तमाम चीजें उसको व्यवस्थित करनी है, ये सब सेकेंडरी हो जाती है। तो दरअसल
बेहतर करने के प्रयास में हम देख रहे हैं कि कैसे बेहतर किया जा सकता है। उसमें हमने देखा कि डायनेमिक टारगेट करें, जिसे हम लोग कह देते हैं पिन पॉइंटेड टारगेट करें। दूसरी आखिरी आखिरी नहीं, इसके अगले पॉइंट में ये संधारणीय विकल्पों को बढ़ावा देना। संधारणीय विकल्प मतलब क्या? आपको ये देखना होगा कि हम कहाँ कहाँ सब्सिडी का उपयोग कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले कहेंगे कृषि में। दूसरा आप ये कहेंगे कि चलिए कृषि को ही लेते हैं, कृषि में संधारणीयता को कैसे जोड़ेंगे। तो ये कहा जा रहा था इसमें कि जो विशेष तौर पे आप अगर सरकार करना चाहे तो ठीक है, अगर नहीं तो प्राइवेट जो पीपीपी है जो या कोई प्राइवेट प्लेयर है उसको इंटेंगल करे और ये कहे कि आप यूरिया को नैनो यूरिया के तकनीक को विकसित करें। ताकि नैनो यूरिया है क्या दरअसल, मान लीजिए 50 केजी यूरिया से अमुक अमाउंट जो फसल है वो उत्पादन होते हैं। अगर हम नैनो यूरिया को ये कहे यूज करें तो कहीं ना कहीं उस 50 किलो के जगह पे हम 1 केजी 2 केजी से ही जो संदर्भित उत्पाद है उसको हम ग्रहण कर सकते हैं, उसको पा सकते हैं। तो ये बातें कही जा रही कि संधारणीय विकास को बढ़ावा देने में सबसे पहले आपको इन तकनीकों का प्रयोग करना होगा, नैनो यूरिया जैसी तकनीक को प्रयोग करना होगा। एक बात इसमें ये भी कही जा रही कि जो जैविक उर्वरक है उसको भी कहीं ना कहीं आपको एक नैनो लेवल पे, जब भी नैनो होता है ना तो आप नैनो का दरअसल छोटा होता है। जैसे आप नैनो टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब ये हुआ कि एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी उसकी उसी प्रारूप का एक छोटा सा एम्पल जो ये है उपस्थित करना नैनो टेक्नोलॉजी। हालांकि नैनो टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी ये है विषय वस्तु, जब इसे पढ़ने जाएंगे गहराई में तो फिर सप्ताह महीने भी लग सकते हैं। खैर, अगली इसी में ही बात कही जा रही संधारणीय विकल्प को बढ़ावा देने में। दरअसल हम ये देख रहे हैं कि भारत सरकार के द्वारा दी जा रही सब्सिडी को कैसे बेहतर किया जा सकता है। उस बेहतरी के प्रयास में एक प्रयास ये भी है कि जो सौर ऊर्जा संचालित प्रणाली है, विशेष तौर पे सिंचाई के क्षेत्र में, विशेष तौर पे इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में, उसको बढ़ाया जाए, उसको प्रॉपर तरीके से प्रोत्साहित किया जाए। कैसे? मान लीजिए मैं गवर्नमेंट हूँ, कोई किसान है, किसान अगर अपनी खेतों में ड्रिप सिस्टम लगाना चाहता है, ड्रिप इरिगेशन को की जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो बनाना चाहता है, वो स्थापित करना चाहता है, तो सरकार की इसमें भूमिका ये होनी चाहिए कि आप करो और जो भी लागत लगेगा उसको हम प्रॉपर तरीके से सब्सिडी के अंतर्गत लेके आएंगे। अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में जो संधारणीयता का जो एक है ना प्रॉपर तरीके से अवधारणा, वो प्रॉपर ये कह ले तो सफल होती हुई दिखेगी। वो कैसे? अगर आप सौर ऊर्जा संबंधित, विशेष तौर पे अगर मैं किसान हूँ, सरकार के द्वारा अगर इस तरीके का कोई प्रयास आता है सब्सिडी के अंतर्गत, किसान है, हाँ है, आप सोलर प्लेट को लगाइए। सोलर प्लेट लगाने के बाद जो भी उसकी खर्च होगी वो सरकार वहन करेगी एक मात्रा तक, फिर आपको थोड़े थोड़े करके आगे देना है। तो ऐसे में क्या होगा कि जो बिजली की उपयोग है, डीजल तेल जो ऑयल है उसका उपयोग है वो कमेगा। और ये इन तमाम चीजों का रिड्यूस होना, कम होना इस बात को बताता है कि आपकी जो विकास है वो कहीं ना कहीं संधारणीयता के पहिए पर आधारित है और संधारणीयता जो सस्टेनेबिलिटी है उसी के पर्सपेक्टिव चीजें आगे बढ़ रही। तो ये बातें रही। अब जो नेक्स्ट और मैं कहूँगा इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि बेहतर निगरानी, जिसे हम कहते हैं मॉनिटरिंग करना, और इसमें टेक्नोलॉजी का बेहतर प्रयोग एक अपेक्षित ये कह ले तो बात है। Why I am getting again and again, इसको जमवाई को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, मुझे नहीं पता है, आपको पता होगा और आप यहाँ तक पहुंचे हैं सुन रहे हैं तो आप लिखना, मैं देखूंगा सुनूंगा। बहरहाल ये देखिए बाहर कुत्ते लोग भी अपनी फौज के साथ फॉर्म में है। बहरहाल हालांकि ये कुत्ते के वॉकिंग से स्ट्राइक तो नहीं आएगा ना कॉपीराइट तो नहीं आएगा, नहीं आना चाहिए। खैर, अब हम देखने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत सरकार कैसे अपनी जो सब्सिडी की सिस्टम उसको बेहतर कर सकती है। इसी क्रम में हम अब ये देखने जा रहे हैं कि बेहतर निगरानी, टेक्निकल यानी कि जो टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग और कैसे प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये जीआईएस, जो इसका नाम क्या था, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। जीआईएस दरअसल ये बताता नहीं है, दरअसल ये पहचान करता है, वास्तविक किसान की पहचान करता है कि मान लीजिए मैं आपको दिया,
आप रियल में किसान हो या नहीं, इन तमाम चीजों को जीआईएस के माध्यम से टैकल मॉनिटरिंग किया जा सकता है। इसमें एक बात ये भी कही जाती है कि आप ब्लॉक तकनीक का प्रयोग करें। ब्लॉक टेक्नोलॉजी है क्या, ये बहुत ही जटिल एक टॉपिक है, लेकिन फिर भी आप ये समझें कि ब्लॉक तकनीक कई इंटरनल इंटरनल जो लिंक्ड होते हैं ना, चेन चेन आधारित है दरअसल ये कहे तो। और वो चेन आधारित चेन एक दूसरे से जुड़े इतने मजबूत होते हैं कि इसको टैकल करना, इसको इसमें सेंध मारना लगभग इम्पॉसिबल है अभी तक। वही बातें कही जा रही कि जो ये है डीबीटी वगैरह वगैरह है, इन तमाम चीजों को ब्लॉकचेन पर आधारित तकनीक के माध्यम से यूं कहे तो सुचारू रूप से बढ़ाना चाहिए। ऐसा होने मात्र से कहीं ना कहीं अवैध जो घुसपैठ है वो नहीं हो पाएगा। दलाल कह ले या फिर मेडिकोरी जो है मीडिएटर, उनकी पहुंच बेहतर तरीके से यहाँ नहीं हो पाएगी। तो ये बातें कही गई। ये भी जीआईएस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इससे ये भी पता किया जा सकता है कि आप अपने देश में आप अपने जो खेत है वहाँ कितनी मात्रा में यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं, कितनी मात्रा में इरिगेशन का प्रयोग कर रहे हैं, कितनी मात्रा में आप बेहतर तरीके से जो भी आपके साधन संसाधन उसका उपयोग कर रहे हैं। अगर इस तरीके से मॉनिटरिंग करना शुरू कर दे जीआईएस माध्यम से, इन चीजों को यूं कह ले तो पहचान करना शुरू कर दें, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी समस्या हमारे ये जो है कि जिसको लाभ मिलना चाहिए, जो डिजर्व कर रहा है उसको नहीं मिल रहा, जिसको नहीं मिलना चाहिए मिल जाता है, ऐसी समस्याओं से बच सकते हैं। आखिरी नहीं बट हाँ सेकेंड लास्ट, दक्षता के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देना। Once again, sorry guys, I'm not in a proper way एक्सप्रेसिंग माई यू, बट कोई नहीं, दो ही पॉइंट बचे हैं। हाँ, दक्षता, जैसा कि मैंने आपको भी कहा कि इनोवेशन होना बहुत जरूरी होता है, और चूंकि यदि आप इनोवेशन करके शोध करके यूरिया को नैनो यूरिया जैसे जो तकनीक है उसको अगर नहीं बना पाए तो बहुत मुश्किल हो पाएगा आने वाले दिनों में सब्सिडी के माध्यम से चीजों को आगे बढ़ाना। क्योंकि आप किसी भी क्षेत्र को बहुत ज्यादा अगर सपोर्ट करेंगे ना तो वो अपंग हो जाता है दरअसल। तो ये अपंगता ना है आपके आर्थिक व्यवस्था में, आपकी सामाजिक व्यवस्था में, आपके और भी अन्य व्यवस्थाओं में, उसके लिए आपको कहीं ना कहीं एक बेहतर सोल्यूशन की आवश्यकता है। बेहतर सोल्यूशन मतलब क्या कि, और बेहतर सोल्यूशन तभी आएगा जब आप प्राइवेट प्लेयर को ये कहे तो इन्वाइट करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे। वो आएगा तो स्वाभाविक तौर पे आप ये भी कह सकते हैं कि आप आइए और यूरिया, जैसे मैंने आपका अभी एग्जांपल लिया कि नैनो यूरिया के ऊपर आप रिसर्च कीजिए, इसको बेहतर तरीके से और प्रॉपर बनाइए। तो अगर ऐसा हो पाता है तो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा जो सब्सिडी की एक बोझ है वो कमेगा, सरकार के ऊपर जो सब्सिडी का बोझ है वो कमेगा। अगली और आखिरी जो एक कह सकते हैं प्रयास है वो ये कि कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहन मिले। कृषि स्टार्टअप को जब भी मैं देखा, मैं पढ़ा, तो मुझे दो बातें समझ आई। पहली तो ये कि आप डायरेक्ट कृषि में जाकर कुछ स्टार्टअप करें। जैसे मान लीजिए मैं गन्ना ये करूंगा, मैं मान लो तो मशरूम की खेती करूंगा, मैं मान लो तो किसी XYZ जो अभी बाजार में जिसकी डिमांड है उसकी खेती करूंगा। एक तरीके से ये स्टार्टअप का एक सलीका, एक तरीका हो सकता है। दूसरी बात ये कही जा रही कि कृषि संबंधित जो भी उपकरण है उसको प्रॉपर तरीके से बनाने हेतु आप स्टार्टअप कर सकते हैं। जैसे ड्रोन का इस्तेमाल विशेष तौर पे अभी बहुत ज्यादा ये कह ले तो जरूरी हो गया है हमारे देश में। मतलब ये अपेक्षित है हमारे कि आने वाले तकरीबन 5 या 7 साल या 1 दशक मान लो, इसमें ड्रोन के माध्यम से उर्वरक की जो ये छिड़काव है वो करी जाएगी, उर्वरक को डालने का काम ड्रोन करेगा। वही बातें कही जा रही इसमें कि ड्रोन हो गया, ट्रैक्टर हो गया, जो भी सिंचाई तकनीक हो गए, डीजल हो गए, इस तरीके के अगर तकनीक को स्टार्टअप के माध्यम से आप अगर सुदृढ़ करते हो तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन जाता है उनके लिए जो इन तमाम चीजों को आने वाले दिनों में अपने कार्य क्षेत्र हेतु आप प्रयुक्त करेंगे। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आपको कहीं ना कहीं स्टार्टअप बनानी पड़ेगी। स्टार्टअप दरअसल ये है ना कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को बनाई जा सके, तो ज्यादा से ज्यादा अगर बनाई जाएगी, विशेष तौर पर नवीकरणीय ऊर्जा संबंधित ये चीजें, सोलर प्लेट हो गया, विंड एनर्जी हो गई, अगर इस तरीके के स्टार्टअप्स में
इस तरीके के स्टार्टअप को सरकार पीएलआई या फिर सब्सिडी के माध्यम से आगे बढ़ाने का प्रयास करती है, तो कहीं ना कहीं हम एक सादे सब सादे वाली हो जाएगी ना, कि एक को बेहतर करेंगे तकरीबन चीजें बेहतर हो जाएंगी। तो ये रहा आज का टॉपिक। और खैर, मुझे पहली बार इस तरीके से बार बार नींद की जो समस्या वो देखने को मिल रही। खैर, आज का टॉपिक मतलब यहाँ तक ही। मैंने जैसे 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 तैसे ही सही और इसे कंप्लीट कर दिया। अब राधे राधे। तो चलिए साथियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आप आज के सेशन से जरूर लाभान्वित होंगे। देखते रहिए व्हाट टू डू फॉर यूपीएससी यूट्यूब चैनल। आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत देखने के लिए। अब चलिए मिलते हैं कल अपने निर्धारित समय से। तब तक के लिए शुक्रिया और शुभ रात्रि आप सभी को। एक बार फिर से धन्यवाद।